कोडिंग की शुरुआत वेब इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वेब इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को। हेलो स्टूडेंट्स, ये गिट और गिटहब का चैप्टर 4 है। चैप्टर 1 to 3 आपने देखा होगा तो ही ये वीडियो समझ में आएंगी आपको। एक ऐसा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं गिट का जो गिटहब के फील्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अगर आप गिट से रिलेटेड कोई इंटरव्यू दे रहे हो, सॉफ्टवेयर कंपनी में जनरली जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इंटरव्यू दोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, पाइथन, नोड.जेएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, तो वहाँ गिटहब से अगर क्वेश्चन होगा तो इस वीडियो में पढ़ाया गया चीज़ आपको बहुत काम आएगा। और एक बड़ा सॉफ्टवेयर टीम के साथ कैसे हैंडल होता है उसका भी फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। गिट के अंदर सोर्स कोड को पुश करने के लिए पहले आप रिपोजिटरी को क्रिएट करते हो। वैसे पिछले वीडियो में हमने e2web के नाम से क्रिएट किया था। तो जब आप सोर्स कोड को पुश करते हो तो वो रिपोजिटरी के अंदर डायरेक्ट पुश नहीं होता है। रिपोजिटरी के अंदर एक फोल्डर की तरह ट्रीट होने वाला ब्रांच होता है। उस ब्रांच के अंदर आपका सोर्स कोड पुश होता है। तो ब्रांच रिपोजिटरी के अंदर एक फोल्डर की तरह आप ऐसे मानो। जब आप अपने कोड को पुश करते हो फाइनली रिपोजिटरी के अंदर तो क्या कमांड आप राइट करते हो? गिट पुश ओरिजिन मास्टर। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो कोड पुश करने वाले हो वो मास्टर नाम के ब्रांच के अंदर जाएगा। मास्टर को डिफ़ॉल्ट ब्रांच कहा जाता है किसी भी रिपोजिटरी का। मतलब आपको मास्टर ब्रांच बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, मास्टर के अलावा कुछ और नाम से आपको ब्रांच चाहिए तो वो आपको बनाना होता है। पहले उससे बनाना सीखते हैं, फिर हम समझेंगे कि आखिर ब्रांच बनाने से हमें फ़ायदा क्या हुआ। तो देखिए, ये है e2web वाला फोल्डर। इसी के अंदर के कोड को पिछले वीडियो में हमने रिपोजिटरी के अंदर पुश किया था। राइट क्लिक करेंगे फोल्डर के अंदर और गिट बैश को ओपन कर लेंगे। डायरेक्ट तो आप कमिट कर नहीं सकते हो, पहले आपको चेक करना होगा कि हाँ कमिट करने लायक कुछ है। कब कमिट होता है? जब कुछ चेंजेज हुआ हो आपके प्रोजेक्ट में। तो चेंजेज हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए राइट करेंगे गिट स्टेटस। देखिए, नथिंग टू कमिट, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अभी अगर आप कमिट करके पोस्ट करना चाहोगे तो नहीं होगा, हमें कुछ चेंज करना होगा e2web के अंदर। तो ये है index.html e2web के अंदर का। h1 और p एलिमेंट डिफाइंड है। यहाँ पे मैं h4 का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ डिफाइन कर देता हूँ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेज। अब अगर आप यहाँ पे आकर स्टेटस चेक करोगे तो ये आपको बताएगा कि हाँ अब कमिट करने लायक कुछ है। आपने ऑलरेडी कुछ चेंज करके रखा है पहले से जो अब तक गिटहब पे पुश नहीं हुआ, तो अब हम इसे पुश कर सकते हैं। पहले तो फाइल्स को ऐड करना होगा, इस तरह से ऐड हो गया। अब कमिट करेंगे, इस तरह से राइट करेंगे गिट कमिट -m। कुछ राइट कर दीजिए मैसेज के रूप में, जैसे मैंने टेस्टिंग राइट कर दिया। रिपोजिटरी तो ऑलरेडी पहले से सेलेक्टेड होगा क्योंकि हम उसी प्रोजेक्ट के फोल्डर में काम कर रहे हैं जिसमें पिछले वीडियो में हमने काम किया था। तो डायरेक्ट हम कोड को पुश कर सकते हैं गिटहब पे। पुश करने के लिए आप इस तरह से राइट करते हो गिट पुश ओरिजिन मास्टर। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आपका सोर्स कोड कहाँ जाएगा? मास्टर वाले ब्रांच के अंदर। आप चाहते हो किसी और ब्रांच के अंदर जाए तो पहले ब्रांच को क्रिएट करेंगे। अभी करेंट ब्रांच आपका देखिए मास्टर डिफाइंड है, मतलब मास्टर सेलेक्टेड है पहले से ही। ब्रांच क्रिएट करने के लिए आप इस तरह से राइट करेंगे गिट चेकआउट -b। मैं ब्रांच का ऐसे नाम डिफाइन कर देता हूँ सौरभ। ब्रांच के नेम में आप स्पेस नहीं दोगे, विदाउट स्पेस आप ब्रांच के नेम को डिफाइन करोगे। तो ऐसा करने का मतलब है कि सौरभ के नाम से ब्रांच क्रिएट होगा और जो करेंटली मास्टर ब्रांच सेलेक्टेड है उसकी जगह पे सौरभ नाम के ब्रांच सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्विच्ड टू अ न्यू ब्रांच सौरभ और यहाँ पे सेलेक्ट हो गया सौरभ। अब अगर आप कमांड राइट करते हो गिट पुश ओरिजिन, आप मास्टर राइट करते थे, आपके पास तो नया ब्रांच हो गया, आप राइट कर दो सौरभ। तो अभी जो फाइल आपने सेलेक्ट किया था वो सारा फाइल कहाँ पुश हुआ होगा? कौन से ब्रांच के अंदर? सौरभ नाम के ब्रांच के अंदर। देखिए, मैं यहाँ से पेज को रिलोड करता हूँ। अभी क्या सेलेक्टेड है? कौन सा ब्रांच? मास्टर। तो अगर आप मास्टर के index.html को देखोगे तो आपको सिर्फ h1 और p दिखेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से सौरभ नाम के ब्रांच को सेलेक्ट करोगे तो इसके अंदर जो index.html है, नोटिस कीजिए h1p और इसके बाद क्या आ गया? h4, जिसके अंदर डिफाइंड है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेज। तो समझा आपने किस तरह से ब्रांच क्रिएट होगा आपका। अब एक और ब्रांच क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ब्रांच क्यों क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने से फ़ायदा क्या है। तो पहले तो आप स्टेटस चेक करो कि क्या कमिट करने लायक कुछ है।
अगर आप इस तरह से राइट करोगे गिट स्टेटस तो बताएगा कमिट करने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो करेंटली आपके सोर्स कोड के अंदर डिफाइंड है वो ऑलरेडी आपके गिटहब वाले अकाउंट पे पुश हो चुका है, इसीलिए वो बता रहा है कि कुछ भी कमिट करने के लिए मौजूद नहीं है। हाँ, आपको चेंज कर दो। तो H4 के ठीक बाद मैं यहाँ पे H5 का इस्तेमाल करता हूँ। मैं कुछ राइट कर देता हूँ इसके अंदर। मैंने डिफाइन किया कॉल आवर सेल्स टीम 9199987267। मैं इसे सेव कर देता हूँ। अभी अगर आप स्टेटस चेक करोगे तो ये आपको बताएगा कि हाँ कमिट करने लायक कुछ है, मतलब आपने index.html में चेंजेस किया, अब आप पुश कर सकते हो। कैसे पुश होगा, पहले तो फाइल्स को ऐड करेंगे, फिर कमिट करेंगे git commit -m, मैसेज राइट कर दीजिए। मैंने डिफाइन कर दिया टेस्टिंग, एंटर प्रेस कीजिए। अभी देखिए करेंट ब्रांच क्या डिफाइंड है, सौरभ। मैं चाहता हूँ मैं किसी और ब्रांच को क्रिएट करके उसके अंदर रखूँ, तो यहाँ डिफाइन कर देंगे git checkout -b। ब्रांच का नाम मैं डिफाइन कर देता हूँ कमल, एंटर प्रेस कीजिए। तो कमल के नाम से ब्रांच क्रिएट होगा और ब्रांच आपका जो पहले सौरभ सेलेक्टेड था अब क्या सेलेक्ट हो जाएगा, कमल। अब आप कोड को पुश करो, इस तरह से डिफाइन कर देंगे git push origin। किस में रखना है आपको, कमल वाले ब्रांच में, तो यहाँ डिफाइन कर देंगे कमल, एंटर प्रेस कीजिए। आज ही यहाँ पे वेब पेज को रिलोड कीजिए। ये तो आपने सीख लिया कि किसी नए ब्रांच को क्रिएट करके उसके अंदर कोड को पुश कैसे करेंगे, लेकिन क्रिएट क्यों करेंगे वो थोड़ा समझना इम्पोर्टेंट है। इमेजिन कीजिए कि आपके कंपनी में, आप ऐसा सोचो छोटा सा कंपनी है जिसमें 3 लोग काम करते हैं। पहले का नेम है राहुल, दूसरे का नेम है सौरभ और तीसरे का नेम है कमल। ऐसा अज्यूम करके चलिए कि जो राहुल है वो मेन पर्सन है, प्रोडक्ट मैनेजर हो सकता है, टीम लीडर हो सकता है, जिसका काम क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेना है या क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर करना। और साथ ही साथ सौरभ ने क्या कोड किया और कमल ने क्या कोड किया, इनके कोड को ऑब्जर्व करने का भी काम राहुल को है। तो ऐसा इमेजिन कीजिए कि किसी क्लाइंट ने राहुल को प्रोजेक्ट दिया, तो जनरली पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तो राहुल बनाएगा नहीं। वो क्या करेगा, थोड़ा काम सौरभ में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और थोड़ा काम कमल में। और इन दोनों डेवलपर्स को राहुल कहेगा कि जैसे ही तुम्हारा काम ख़त्म हो गिटहब के अंदर आप अपने कोड को पुश कर दोगे। तो जब सौरभ अपने कोड को पुश करेगा गिटहब के अंदर, तो वो पहले सौरभ के नाम से ब्रांच बनाएगा और उसके अंदर पुश कर देगा। कमल जब अपने कोड को पुश करेगा तो वो कमल के नाम से ब्रांच बनाएगा और कमल के अंदर पुश कर देगा। क्या समझा आपने? जब काम टीम में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो टीम का जितना भी मेंबर होगा वो अपने नाम के अकॉर्डिंग या अपने पहचान के लिए किसी भी नाम से ब्रांच क्रिएट कर लेगा और अपना अपना कोड ब्रांच के अंदर रखेगा। सौरभ अपना कोड अपने ब्रांच के अंदर, कमल अपना कोड अपने ब्रांच के अंदर। अब इसके बाद जब राहुल को पता चलेगा कि हाँ सौरभ ने अपना कोड कंप्लीट कर लिया और कमल ने अपना कोड कंप्लीट कर लिया, तो राहुल क्या करेगा, सौरभ के अंदर क्लिक करके जितना भी सोर्स कोड होगा उसे ऑब्जर्व करेगा कि क्या उसने एग्जैक्टली सही से वही काम किया जो मैंने दिया था। ठीक है, इसका देखने के बाद वो कमल के कोड को भी देखेगा। अगर इसका भी कोड वही होगा जो करने को दिया गया था और राहुल 100% श्योर हो जाएगा कि हाँ कमल ने वो काम कंप्लीट कर लिया और सौरभ ने वो काम कंप्लीट कर लिया, तो दोनों के सोर्स कोड को वो पुश कर देगा मास्टर के अंदर, या आप ऐसा समझो मास्टर के अंदर वो डाल देगा। क्या समझा आपने? मास्टर के अंदर हम वैसे कोड को रखते हैं जो कोड फाइनल हो चुका हो, कंप्लीटली बन गया हो, टेस्टेड हो। लेकिन अगर आपने किसी को काम दिया जो कोड बन ही रहा है, अभी 100% फाइनल नहीं हो रहा है, वैसे कोड को कहाँ रखा जाएगा? किसी और ब्रांच में। वो ब्रांच का नेम कुछ भी हो सकता है। जब वो फाइनल बन जाएगा तब मास्टर नाम के ब्रांच के अंदर रखा जाएगा। तो समझ में आया आप काम कैसे करोगे? डेवलपमेंट फील्ड में जब आपका प्रोजेक्ट होगा तो किसी दूसरे ब्रांच के अंदर रखते जाएंगे जैसे जैसे काम होगा, और जब फाइनल हो जाएगा पूरा 100% आप टेस्ट कर लोगे अपने पीसी पे कि हाँ अब ये प्रोजेक्ट बन गया, सही से काम कर रहा है, तो पूरे सोर्स कोड को आप कहाँ रख दोगे? मास्टर के अंदर। अब आपका जितना अच्छा स्किल्स होता है आप उतनी अच्छी तरह से ब्रांचेस को यूज़ करते हो। तो ब्रांच को सही से यूज़ करने के लिए किसी छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे तो काम करना होगा, उसके बाद ही सही से आपको समझ में आएगा। ये तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझाया। अब ब्रांच के अंदर भी ब्रांचेज होते, लेकिन वो कब बनेगा? इसका आइडिया तो तब मिलेगा जब आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर काम करोगे।
तो अगले वीडियो में हम बेसिक से एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को हैंडल करेंगे, मतलब एक छोटा सा वेब एप्लीकेशन HTML CSS वाला पे काम करेंगे ताकि ब्रांच को और अच्छी तरह से समझा जा सके। और ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि ब्रांच आप अपने नाम के अकॉर्डिंग बनाओ। ब्रांच का नेम बस ऐसा रखा जाता है जिससे आपके टीम का या आपका पहचान हो सके। और हाँ, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप मास्टर को डिफ़ॉल्ट या मेन ब्रांच मानो। वो तो गिटहब आपको रिपोजिटरी के अंदर डिफ़ॉल्ट ब्रांच प्रोवाइड करता है ताकि फाइनल कोड को मास्टर के अंदर आप रखो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मेरा फाइनल कोड मास्टर के अंदर ना हो, एक मेन के नाम से ब्रांच हो जिसके अंदर मेरा फाइनल कोड हो। नो प्रॉब्लम, आप वैसे भी कर सकते हो। वैसे डिफ़ॉल्ट मेन कोड को रखने के लिए आपको मास्टर मिलता है। आप उपयोग करना चाहते हो तो करो, नहीं तो इग्नोर कर दो। अपनी मर्जी से आप ब्रांच क्रिएट करके उसके अंदर फाइनल कोड को रख दो। क्या आपको वीडियो समझ में आया? लाइक कीजिए। आप शेयर करोगे तभी तो नेक्स्ट वीडियो जाएंगी। कमेंट कीजिए कुछ पूछना चाहते हैं तो। ऑलरेडी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो बताइए हमारे कोर्सेज़ के बारे में बाकी स्टूडेंट्स को। अगर आपने अब तक हमारी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो wapinstitute.com पर विजिट करके इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।